सरस्वती कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सभी दोस्तों, सभी विद्यार्थियों का बहुत बड़ा पिछली वीडियो में मुझे प्यार मिला है। आपका जोश और उत्साह से ही मेरी नई क्लास आती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं कि हमें ये वीडियो कहीं नहीं मिला था, इस तरह की जानकारी हमें पहली बार मिली है। तो विद्यार्थियों, आपसे मेरा यही आग्रह है, आप वीडियो लास्ट तक देखें और उस वीडियो को फॉलो करें। आज का जो वीडियो है आरसीएटी के विद्यार्थियों के लिए भी है, ट्रिपल सी के विद्यार्थियों के लिए भी है, बीसीसी के लिए भी है, एसीसी के भी लिए है, और भी कोई भी मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं या पेमेंट करते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। ये हमारे बुक्स आरसीएटी के चैप्टर नंबर 5 है। उस चैप्टर का नाम है डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसके बारे में हमें बहुत शानदार जानकारी मिलेगी। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो आप वीडियो देखने के बाद में आप ज़रूर फॉलो करना। तो चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, यानी हम घर बैठे किसी को पैसे भेज सकते हैं, किसी से पैसे ले सकते हैं, किसी चीज़ का हम परचेजिंग कर सकते हैं, कोई भी चीज़ की हम सेल्स कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। हमें जो भी ट्रांजैक्शन करने होगा, उनका पेमेंट करना होगा, वो हम रुपए रोकड़ नगद में न करके हम ऑनलाइन भेज सकते हैं। वही चैप्टर हम इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। और इसके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हर एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी आता है, ओटीपी क्या है। तो ओटीपी जो क्वेश्चन आता है, ओटीपी का फुल फॉर्म क्या है, ओटीपी किससे संबंधित है। ओटीपी हमेशा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि हम जब भी पेमेंट करते हैं वहाँ हमें ओटीपी का रोल रहता है। तो चैप्टर की शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे चैनल पे नए विद्यार्थी हैं उनका बहुत बहुत स्वागत। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आगे अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो वित्तीय संस्थाओं के ग्राहकों के द्वारा संचालित वेबसाइट पर वित्तीय ट्रांजैक्शन, उदाहरण के लिए खाते में भुगतान, रोजमर्रा के बिलों का भुगतान, बीमा प्रीमियम का भुगतान, बैंक स्टेटमेंट आदि की अनुमति देता है, जैसे कि खुदरा बैंक, वर्चुअल बैंक, वित्तीय ब्रोकर। अब यानी हम ऑनलाइन बैंकिंग जो यूज़ कर रहे हैं उसके क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग। आज से हमें 2 3 4 साल पहले बैंक में जाना पड़ता था, बैंक में लंबी लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ता था, उसके बाद में हमारा कैश जमा होता था, हम कैश विड्रॉल भी करते थे, वो हमें वापस लाइन में लगना पड़ता था, हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो आज डिजिटल पेमेंट फैसिलिटी होने के बाद में हमें इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया है। तो पहला पॉइंट है ऑनलाइन बैंकिंग का बेनिफिट ये है कहीं भी किसी भी समय 24/7। आज से मैंने बताया था 5 7 साल पहले हमें 5 बजे के बाद में किसी को भी पेमेंट भेजना होता तो हम पेमेंट नहीं भेज सकते थे। जब भी हम बैंक जाते हमें यही जवाब मिलता, सर बैंक इज क्लोज। हमें एक निराशा की किरण के साथ वापस लौटना पड़ रहा है। लेकिन डिजिटल भारत, मेक इन इंडिया, डिजिटल राजस्थान, इस लोगों के साथ में एक नई शुरुआत हुई और ये डिजिटल ज़माना आ गया है। इसमें हम 24 घंटे में, अगर रात को 12 1 बजे के बाद में हमें पेमेंट भेजना होता है तो हम आराम से इजी वे भेज सकते हैं।
तो पहला पॉइंट है कहीं भी किसी भी समय 24/7 बैंकिंग। हम चौबीसों घंटे सातों दिन कैसे भी पेमेंट भेज सकते हैं। दूसरा, ट्रांजैक्शन पर कम लागत, सामान्य लागत में कटौती, कम समय की लागत। दूसरा, हम घर से बैंक तक जाने का सफर तय करना था, उसमें हमारा टाइम वेस्ट होता था। हम पेट्रोल का भी एक्सपेंसेस वो भी अ, हमारा एक लागत में ही इंक्लूड होता था। तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, हम घर बैठे ही कम समय में अपना पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, बहुत सुरक्षित। सुरक्षित ये कि हमें जिसके पेमेंट भेजना है उसके अकाउंट नंबर, उसका नाम, उसके आईएफएससी कोड अगर सही डालेंगे तो उस व्यक्ति के पास में सुरक्षित रूप से पेमेंट पहुंच जाएगा। दूसरा, पैसे तुरंत और सही जगह स्थानांतरित करना, पैसे इमीडिएटली सही जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। अगला पॉइंट, घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ लेना। आजकल हर बैंक हमें अपने बैंक अकाउंट के साथ में एक यूटिलिटी का जो हमें प्लेटफॉर्म मिला है उसके थ्रू हम मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हैं, बिजली का बिल भर सकते हैं, टेलीफोन का बिल भर सकते हैं। हम कोई भी तरह का बिल वगैरह हम अपने बैंक के पोर्टल से भर सकते हैं। तो ये सारे हमें बेनिफिट मिले हैं डिजिटल बैंकिंग के थ्रू। फिर ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से सेवाएं, तो कौन कौन सी सेवाएं हैं? आज बैंक की लगभग सभी सेवाएं जो कि पारस्परिक बैंकिंग के साथ उपलब्ध हैं उन्हें ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। ऑनलाइन उपलब्ध कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं नीचे दी गई है, वो कौन कौन सी है? आधार प्रमाणीकरण के जरिए बैंक खाता खोलना, तो आजकल हम आधार के माध्यम से सीधा अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। दूसरा, अपने खाते की शेष राशि और स्टेटमेंट की जांच करना। हम आधार के थ्रू थंब लगा के अपना बैलेंस की इंक्वायरी कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस कितना है। फिर अपने खाते से किसी और के खाते में धन ट्रांसफ़र करना, ये भी ऑनलाइन बैंकिंग की फैसिलिटी है। हम आधार से अकाउंट खोल सकते हैं, अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं और हम अपने अकाउंट से किसी भी फ्रेंड्स या किसी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट की जो फैसिलिटी थी, हमें पहले बैंक में जाना पड़ता था, बैंक के फॉर्म वगैरह भरना पड़ा, उसके बाद में साइन वाइन करने के बाद में हम फिक्स डिपॉजिट करवाते थे, तो वो भी हम ऑनलाइन घर बैठे कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट यानी अपन धीरे धीरे हर महीने 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार की जैसी हमारी व्यवस्थाएं हैं उसके अकॉर्डिंग हम हर महीने एक सेविंग कर सकते हैं। सेविंग हमें धीरे धीरे एक बहुत फिक्स डिपॉजिट यानी हम अपने बैंक में एक इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और काफ़ी समय के बाद में हमारा फिक्स डिपॉजिट जो पैसा था उसका हमें ब्याज भी मिलेगा प्लस पैसा भी। और बैंकिंग का यूटिलिटी बिल टेलीफोन, मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल इत्यादि का भुगतान भी हम अपने बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर ड्राफ्ट, डिमांड चेक के लिए अनुरोध करना, चेक का भुगतान रोकना, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक अनब्लॉक करना, ये भी हमें फैसिलिटी बैंक के थ्रू मिलती है। हम आज से कई साल पहले या कुछ ही समय पहले अगर हमारा डेबिट कार्ड खो गया है तो हमें एक एप्लीकेशन लिख के बैंक में जमा करवानी पड़ती थी, लेकिन आजकल हमें बैंकिंग के जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके थ्रू हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हम घर बैठे अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, वापस अगर मिल गया है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। फिर और फैसिलिटी ये है, डेबिट कार्ड का पिन पुनर्जनरेशन के लिए अनुरोध कर सकते हैं। हम अगर उनके पिन वगैरह खो गया है, पिन भूल गए हैं,
तो हम वापस रीजनरेट भी कर सकते हैं। फिर खाता खोले जाने की प्रक्रिया। तो खाता कैसे खोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग का, तो वो बहुत इजी है, बहुत आसान है। एक बैंक खाता खोलने के लिए आपको सबसे पहले उस बैंक के प्रकार को तय करना चाहिए जिसे आप खाता खोलना चाहते हैं, जैसे बचत खाता या चालू खाता या आवर्ती खाता आदि। तो यहाँ अकाउंट तीन टाइप के हैं, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है और रिकरिंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट हमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं देता है। ये हमें सेविंग अकाउंट हर कोई व्यक्ति खुलवा सकता है। और दूसरा, जिनके बिजनेस वगैरह है वो करंट अकाउंट खुलवाते हैं। करंट अकाउंट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए करंट अकाउंट पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलते हैं, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट वगैरह मिलते हैं। तो नॉर्मल सामान्य व्यक्ति हर कोई सेविंग अकाउंट ही खुलवाते हैं। करंट अकाउंट ये बिजनेस का अकाउंट है, बिजनेस जो करते हैं बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं वो ही करंट अकाउंट खुलवाते हैं। एक बार फैसला करने पर आप निकटतम बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। बैंक के अधिकारी प्रपत्र फॉर्म भरने में आपकी सहायता करते हैं और आपको शाखा में एक बैंक खाता खोलने के लिए विभिन्न आवश्यक दस्तावेज के बारे में सूचित करते हैं। अब खाता हमारा आजकल हम ऑनलाइन भी खोल सकते हैं। कोई भी बैंक का, हम एसबीआई बैंक का, बीओबी बैंक का, पीएनबी बैंक का, सभी बैंकों के खाते हम आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू, हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू हम खाता खोल सकते हैं। बहुत इजी है, आराम से खोल सकते हैं। फिर इसके बाद इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा जनधन खाता। जनधन खाता ये मोदी सरकार के आते ही ये खाते खोले गए थे। इनके भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनधन खाते की शुरुआत कब हुई, तो ये भी हमें डिस्कस करने को मिलेगा। और जनधन क्यों खोला गया था, जनधन किन लोगों के लिए आवश्यक है, देखते हैं। जब 2014 में जनधन खाते की शुरुआत हुई थी, ये खाते हर बैंक के थ्रू खोले गए थे और ये भारत सरकार के माध्यम से एक स्कीम थी, उस स्कीम में ये खाते खोले गए थे और प्रत्येक व्यक्ति को ये खाते खोले गए थे और सबको यहाँ डेबिट कार्ड भी मिला था। उस डेबिट कार्ड का नाम था रुपे। उसका भी डिस्कस हम आगे करेंगे। तो देखते हैं क्या है जनधन खाता। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ये भारत सरकार की योजना थी जिसका नाम था प्रधानमंत्री जनधन योजना। भारत सरकार द्वारा अगस्त 2014 में शुरुआत की गई थी। एक राष्ट्रीय योजना है जिसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं जैसे बचत, जमा, बैंक खाता, प्रेषित धन, क्रेडिट, बीमा, पेंशन इत्यादि किफ़ायती तरीकों से पहुंचे। यानी काफ़ी ऐसे लोग थे जिनके अकाउंट वगैरह नहीं खुले हुए थे और उनकी पैसों की कोई बचत सेविंग वगैरह नहीं थी, तो एक जीरो बैलेंस के थ्रू ये खाते खोले गए थे। जितनी धीरे धीरे उनसे बचत हुई, वो बचत आप इस अकाउंट के अंदर अपने पैसे जमा करा सकते थे और आपको ज़रूरत के हिसाब से वो वापस पैसे भी मिल जाते थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या थे, उसमें यहाँ पे 1 बाई 1 सारे के सारे दिए हुए हैं। यदि आधार कार्ड है तो आधार कार्ड के थ्रू, आधार कार्ड नहीं है तो वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, नरेगा कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट इंक्लूड थे आधार कार्ड की अनुपस्थिति में। यदि आधार कार्ड है तो ये बहुत है। इसके अलावा और भी कोई भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट के थ्रू ये अकाउंट खोले गए थे। अब ऑनलाइन डिजिटल भुगतान पद्धतियां और प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट मेथड और प्लेटफॉर्म कौन कौन से। तो हम
ऑनलाइन पेमेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला तरीका है क्रेडिट कार्ड द्वारा भुगतान। हम किसी भी परचेजिंग की है तो उनका पेमेंट हम ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। और भी कुछ ऐप हैं, उन ऐप के थ्रू जैसे पेटीएम है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, बहुत सारे हैं, उनका भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो क्रेडिट कार्ड क्या होता है और क्रेडिट कार्ड की क्या विशेषता है और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कैसे करते हैं उनका देखते हैं। क्रेडिट कार्ड एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड है जिसे किसी बैंक या किसी वित्तीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है, जिससे धारक सामानों या सेवाओं को क्रेडिट पर खरीद सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक पैसे का सबसे आसान रूप है जो उपलब्ध है और आज राष्ट्रीय स्तर तक इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यानी क्रेडिट कार्ड हमें पैसों के बराबर वैल्यू रखता है। कहीं पे भी हमें कोई परचेजिंग करनी हो, कोई भी सामान खरीदना हो, तो हमें अगर पैसे उपलब्ध नहीं है, उसकी जगह हम क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी वो परचेजिंग कर सकते हैं, वो सामान खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन भुगतान करने के स्टेप। तो ये इन स्टेप के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि क्रेडिट कार्ड से हम परचेजिंग कैसे करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आगे डेबिट कार्ड क्या है। डेबिट कार्ड के बारे में ये है, एक डेबिट कार्ड जिसे बैंक कार्ड या चेक कार्ड भी कहा जाता है, प्लास्टिक का भुगतान कार्ड होता है जिसे इस्तेमाल खरीदारी करते समय नकदी के बजाय किया जा सकता है। ये क्रेडिट कार्ड के समान होता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के विपरीत कोई ट्रांजैक्शन करते समय धन सीधे आपके खाते में ही डेबिट हो जाता है। यानी डेबिट कार्ड का मतलब है हम जब भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो हमें बैंक अकाउंट खुलवाते ही हमें अपने अकाउंट के अंदर पैसे जमा कराने पड़ते हैं। वो बैलेंस हमारे खाते का डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट यानी हमारे खाते के अंदर पैसे हैं, हमने 10,000 रुपये जमा कराया तो 10,000 का जो बैलेंस है उस बैलेंस का नाम होता है डेबिट बैलेंस। हमारा अकाउंट खुलते ही हमें एक बैंक कार्ड देती है कि जब भी आपको इन पैसों की जरूरत पड़े आप इन पैसों को विड्रॉल कर सकते हैं, यानी आप पैसे निकाल सकते हैं। तो हमें एक कार्ड मिलता है, एटीएम कार्ड, उस कार्ड का नाम होता है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड के थ्रू भी हम पेमेंट निकाल सकते हैं। हम कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो हमें वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करना होता है, तो वहाँ डेबिट कार्ड की ज़रूरत होती है। तो हमें इस तरह का आइकन मिलता है, वो आइकन हमें हर जगह काम आता है। काम ये है कि हमें यहाँ पे डेबिट कार्ड सेलेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद में हमें यहाँ नाम लिखना पड़ता है, यहाँ डेबिट कार्ड के नंबर लिखने पड़ते हैं, उनकी एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ती है। उसके बाद में हम यहाँ ऐड करते हैं, सीवी नंबर लिखने पड़ते हैं। उसके बाद में हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमारे पास एक ओटीपी आता है, ओटीपी के बाद में हम उनको पेमेंट कर देते हैं। अब रुपे कार्ड क्या है। रुपे कार्ड भी एक डेबिट कार्ड है। जब लगभग सबके अकाउंट खुले जनधन के, जिनके जनधन के खाते खुले, सबको एक कार्ड मिला था डेबिट कार्ड, उसका नाम था रुपे। इनके भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि रुपे कार्ड किसने लॉन्च किया, कौन सी संस्था ने लॉन्च किया, रुपे कार्ड नाम कैसे हुआ, रुपे कार्ड से अगर हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या हमारा ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है। ये भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे आते हैं और हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए। जिनके पास जनधन का खाता है या हमने बैंक में खाता खुलवाया, रुपे कार्ड जिनके पास है उनके ट्रांजेक्शन चार्ज जीरो है, कोई चार्ज नहीं लगता है। क्योंकि रुपे कार्ड जो कार्ड जारी किया गया है वो भारत सरकार के द्वारा किया गया है। और भी डेबिट कार्ड के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है। तो रुपे कार्ड है वो हमारे भारत सरकार का है। रुपे रुपए और पेमेंट का एक संयोजन है। रू और पे, रुपए और पेमेंट का एक संयोजन है।
भारत के राष्ट्रीय निगम भुगतान निगम, जिसका नाम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, द्वारा बनाया और लॉन्च किया गया था। ये कार्ड डेबिट कार्ड का एक भारतीय संस्करण है, यानी इंडियन वर्जन है। ये देश में भुगतान प्रणालियों के एकीकरण के इरादे से बनाया गया है। अब रुपए कार्ड के बारे में या स्टेप दिए हुए हैं कि इनका ट्रांजेक्शन कैसे हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया है। कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारे पास ओटीपी वगैरह आता है, ओटीपी के बाद में ही हम उनका पेमेंट कर पाते हैं। अब इन्होंने एक ऑप्शन दिया नेट बैंकिंग। डेबिट कार्ड की तरह ही हमारे बैंक खाता खुलते ही हमें एक नेट बैंकिंग का भी फैसिलिटी मिलती है। नेट बैंकिंग के हमें यूज़र आईडी मिलती है, यूज़र पासवर्ड मिलते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद में हमारे अकाउंट की पूरी डिटेल खुल जाती है। उसमें हमें बैंक का नाम पता चल जाता है, बैंक का अकाउंट किसका उसका नाम पता चल जाता है। इसके अलावा उसमें बैलेंस कितना है वो पता चल जाता है। नेट बैंकिंग के थ्रू हम पेमेंट भेज सकते हैं, पेमेंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, हम एक साल का फाइनेंशियल ईयर का पूरा स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। तो सारे ये नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। हमें अकाउंट खुलवाते समय डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के पासवर्ड अवश्य लेने चाहिए, ताकि हमें बैंक के चक्कर ना काटना पड़े। जब भी हमें कोई स्टेटमेंट चाहिए तो हम घर बैठे ही अपने आप हम स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। आगे इन्होंने कहा है, आगे कुछ मोबाइल डिजिटल वॉलेट है। वॉलेट का मतलब होता है बटुआ। ये ऐसे बटुए जो मोबाइल के अंदर रख सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे बटुए मैंने आपको बताया था। एक तो जो बटुआ है वो है पेटीएम, फ्रीचार्ज, गूगल पे, फोन पे, इस तरह के बहुत सारे, ये सारे डिजिटल पेमेंट के बटुए हैं। तो मोबाइल एंड डिजिटल पेमेंट, मोबाइल वॉलेट, भौतिक वॉलेट यानी बटुए डिजिटल समतुल्य हैं जिसमें हम पैसे रखते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां उपयोगकर्ता को एक बैंक अकाउंट की तरह पैसा रखने की सुविधा देता है। किसी उपयोगकर्ता को मोबाइल वॉलेट प्रदाता के साथ एक खाता बनाने की आवश्यकता होती है। इस मोबाइल वॉलेट खाते में डेबिट, क्रेडिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या नकदी के माध्यम से पैसे जमा किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ता बाद में खर्च कर सकता है। तो यहाँ इन्होंने बातें बता दी है। कुछ भारत में कई मोबाइल वॉलेट उपलब्ध हैं, कुछ बैंकों द्वारा, कुछ निजी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे हैं। वे ज़्यादातर सेवाएं एक ही प्रकार की ऑपरेटिंग प्रक्रिया प्रदान करते हैं। मोबाइल वॉलेट के कुछ उदाहरण जो मैंने आपको बताया था, पेटीएम होता है, एसबीआई बड़ी है, फ्रीचार्ज है, मोबीक्विक है, फोन पे है, ऑक्सीजन है, एम रुपी है, यू मनी है, एयरटेल मनी है, जियो मनी है, और भी ऐसे खूब सारे हैं। तो इनका कैसे यूज़ करते हैं, इनका मैं पेटीएम वगैरह का अलग से सारे वीडियो बनाऊंगा। फ्रीचार्ज की आईडी कैसे बनती है, पेटीएम की आईडी कैसे बनती है, पेटीएम की केवाईसी कैसे होती है, स्टेट बड़ी कैसे अपन लॉगिन करते हैं, यूपीआई क्या होता है, यूपीआई से कैसे पैसे भेजते हैं, भीम क्या है, भीम एक मोबाइल ऐप है, इनसे ही हम पैसे भेज सकते हैं। एक एग्जाम में हमें हर एग्जाम में पूछते हैं एईपीएस क्या होता है। एईपीएस आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, यानी हम आधार के माध्यम से अंगूठा लगवा के पेमेंट विड्रॉल कर सकते हैं, वो होता है एईपीएस। ये भी भारत सरकार का ही एक ऐप बना हुआ है, उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं। तो एईपीएस के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है और पूछते हैं। एईपीएस बैंक खाते से धन प्राप्त करने का एक तरीका है। धन प्राप्त करने की ये व्यवस्था न तो आपके हस्ताक्षर न ही डेबिट कार्ड की मांग करती है। ये प्रमाणीकरण के लिए आधार डेटा का लाभ उठाती है। यूपीआई और यूएसएसडी की तरह ये भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की एक और पहल है। एईपीएस एक मशीन है जिसे माइक्रो एटीएम भी कहा जाता है। ये मशीन पोस मशीनों के समान है जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्वीकार करते हैं।
एकमात्र अंतर ये है कि इसमें किसी भी कार्ड की बजाय आपको अपने बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट का उपयोग करके अपने भुगतान का प्रमाणीकरण करने की आवश्यकता पड़ती है। ये एक व्यापारी जिसे आवश्यक नहीं है, ये सेवा अपने मोबाइल फोन पर एक संख्या *99# डायल करके इस्तेमाल की जा सकती है, जो सभी दूरसंचार सेवाएं प्रदाता में एक समान होता है और मोबाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित इंटरेक्टिव मेनू से ये सेवा काम करती है। ये हिंदी और अंग्रेजी सहित कई भाषाओं में उपलब्ध है। धन ट्रांसफर की एक सीमा होती है और जो बैंक के विभिन्न भिन्न होती है। यह सेल्फ सर्विस मोड पर चलता है और आपको ट्रांजैक्शन के लिए मोबाइल मनी पहचान करता है, MMID मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और एम पिन की आवश्यकता पड़ती है। USSD पर उपलब्ध कुछ सेवाएं: बैलेंस पूछताछ, मनी स्टेटमेंट, फंड ट्रांसफर, MMID जाने, एम पिन बदलें, OTP उत्पन्न करें। तो ये भी हम छोटे से नॉर्मल मोबाइल से ही हम पेमेंट वगैरह भेज सकते हैं किसी को, और स्टेटमेंट देख सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना पिन बदल सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। बाकी जो RSCT की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लास्ट में जो ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और इनको समझना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यहाँ पे, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन आता है, और हर एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कुछ MCQ हम डिस्कस करते हैं। पहला MCQ, प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते को खोलने के लिए कितनी न्यूनतम राशि आवश्यक है? तो हमें यहाँ ऑप्शन मिला है 10,000 रुपये, 5,000 रुपये, 1,000 रुपये और शून्य बैलेंस। तो हम प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर खाते खोले गए थे, वो जीरो बैलेंस के अंदर खोले गए थे। वहां पे 1 रुपये भी जरूरत नहीं है, जीरो बैलेंस से हम खाते खोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फायदा नहीं है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि यहाँ पे 4 जो ऑप्शन है उनमें से एक ऐसा है वो फायदा नहीं है, 3 हमारे फायदे हैं। तो पहला ऑप्शन है समय बचत, दूसरा है लागत बचत, तीसरा है उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है, और ऑप्शन नंबर 4 खाते की सुरक्षा। तो समय की भी बचत होती है, लागत की भी बचत होती है। 3 नंबर जो ऑप्शन है वो है उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता। तो हमें इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें ये सही आंसर है ऑप्शन नंबर C। तो ये फायदा नहीं है। बाकी ऑनलाइन बैंकिंग का समय बचत है, लागत बचत है और खाते की सुरक्षा, तीनों फायदे हैं, ये फायदा नहीं है। अब इस तरह आपको सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने, समझना 1 बाय 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।